नमस्कार दोस्तों, मैं हूं जयदीप द्विवेदी। लीसियम जीएस वर्ड में आपका स्वागत है। भारत के भूगोल की विस्तृत क्लास के साथ साथ हम लोग प्रैक्टिस क्लास का भी अध्ययन कर रहे हैं। आज की जो क्लास है ये प्रैक्टिस क्लास की 17वीं क्लास है। भारत के भूगोल की विस्तृत क्लास के दौरान जो भी कुछ कराया गया है उससे जो महत्वपूर्ण सवाल परीक्षाओं में आए हैं या जिनके आने की संभावना सबसे ज़्यादा है, उन सभी सवालों को प्रैक्टिस सेट के माध्यम से कराया जा रहा है। मुझे उम्मीद है कि आप लोग ये परीक्षा बूस्टर ज़रूर कर रहे होंगे। आइए प्रारंभ करते हैं आज की क्लास। पहला सवाल है कि भारत का जीवमंडल रिजर्व नंदा देवी किस राज्य में स्थित है? ऑप्शन है उत्तराखंड, सिक्किम, मेघालय और हिमाचल प्रदेश। इसका सही आंसर होगा उत्तराखंड। नंदा देवी जो नेशनल पार्क है ये उत्तराखंड में नंदा देवी की जो चोटी है उसके चारों ओर विस्तृत है। इसकी स्थापना 1982 में की गई थी। इसकी स्थापना 1982 में की गई थी। जो भी प्रश्न हम करा रहे हैं और उसके साथ में जो भी अतिरिक्त चीज़ हम उस प्रश्न से संबंधित आप लोगों को बता रहे हैं, इससे आप लोग अलग से नोट करते जाएंगे। मुझे उम्मीद है आप लोग ये कर रहे होंगे। जो नंदा देवी जीवमंडल रिजर्व क्षेत्र है इसको यूनेस्को के द्वारा 1988 में विश्व विरासत में शामिल किया गया था। इसे विश्व धरोहर बना दिया गया था। अगला सवाल है कि मैकमोहन रेखा भारत तथा इस देश के बीच की सीमा रेखा है। ये यहाँ पर थोड़ा सा मिसप्रिंट हुआ है, यहाँ पर होगा की सीमा रेखा है। ऑप्शन है नेपाल, पाकिस्तान, श्रीलंका और चीन। मैकमोहन रेखा जो है ये भारत और चीन के बीच 1914 में ब्रिटेन और तिब्बत के मध्य जो शिमला समझौता हुआ था उसके तहत ये खींचा गया था। तो इसका सही आंसर होगा भारत और चीन। अगला सवाल है कि बिहार राज्य में कुल कितने जिले हैं 1/1/2023 तक? इसका सही आंसर होगा 38। बिहार में कुल 38 जिले हैं। अगला सवाल है कि डुरंड रेखा किन दो देशों की सीमा तय करती है? ऑप्शन है पाकिस्तान अफगानिस्तान, भारत पाकिस्तान, भारत अफगानिस्तान और भारत म्यांमार। इसका सही आंसर होगा पाकिस्तान अफगानिस्तान। पाकिस्तान और अफगानिस्तान के बीच जो डुरंड रेखा है, ये जो सीमा बनती है, ये 2640 किलोमीटर लंबी है। इसकी स्थापना जो है 1893 में किया गया था। 1893 में एक अंग्रेज अधिकारी हुआ करते थे जिनका नाम था सर मॉर्टिमर डुरंड। इनके और अफगान के जो अमीर अब्दुल रहमान खान थे, इनके बीच एक समझौते के तहत इस रेखा को निर्धारित किया गया था। वर्तमान में ये पाकिस्तान और अफगानिस्तान की सीमा बनाता है। अगला सवाल है कुम्हरिया नामक प्रस्तावित न्यूक्लियर पावर प्लांट किस राज्य से संबंधित है? ऑप्शन है आंध्र प्रदेश, गुजरात, हरियाणा और पश्चिम बंगाल। इसका सही आंसर होगा हरियाणा। अगला सवाल है कावेरी नदी विवाद का संबंध निम्नलिखित में से किस के बीच है? ऑप्शन है केंद्र सरकार और कर्नाटक, केंद्र सरकार और तमिलनाडु, कर्नाटक और तमिलनाडु, कर्नाटक, तमिलनाडु, केरल और पुदुचेरी। इसका सही आंसर होगा कर्नाटक और तमिलनाडु। ये बहुत पुराना विवाद है। इस विवाद की जो उत्पत्ति हुई थी ये जब मद्रास प्रेसिडेंसी हुआ करता था और मैसूर राज्य हुआ करता था। तो मद्रास प्रेसिडेंसी और मैसूर राज्य के बीच 2 बार समझौता हुआ था कावेरी नदी के जल को लेकर के। एक हुआ था 1892 में एक समझौता हुआ था और एक हुआ था 1924 में। ये 2 समझौते जो हुए थे, इसी समझौतों के ही द्वारा इस विवाद का जन्म होता है। इसमें जो कर्नाटक है ये दावा करता है कि कावेरी नदी का जो जल है वो कर्नाटक को कम मिलता है। तो ये विवाद जो है मुख्यतः कर्नाटक और तमिलनाडु के बीच होता है। अगला सवाल है कि भारत के किस राज्य ने घरों में वर्षा जल संचय को अनिवार्य बनाया है? ऑप्शन है हरियाणा, महाराष्ट्र, तमिलनाडु, पंजाब। इसका सही आंसर होगा
तमिलनाडु। अगला सवाल है कि हाल ही में भारत ने किस देश के साथ भू सीमा समझौते पर हस्ताक्षर किया है? ऑप्शन है चीन, नेपाल, भूटान और बांग्लादेश। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 6 जून 2015 को भू समझौते पर बांग्लादेश के साथ हस्ताक्षर किए थे और ये सबसे नवीनतम है। इस समझौते के तहत 162 बस्तियों का आदान प्रदान किया गया था, तो सही आंसर होगा बांग्लादेश। सीमा को सीधा करने के लिए ऐसा किया गया था। अगला सवाल है कि निम्नलिखित में से कौन सा शहर सीमांध्र की नई राजधानी है? ऑप्शन है अमरावती, सिकंदराबाद, विजयवाड़ा और विशाखापत्तनम। सीमांध्र, यहाँ पर सवाल को थोड़ा सा घुमाया गया है। सीमांध्र कहा जाता है आंध्र प्रदेश को, सीमांध्र कहा जाता है आंध्र प्रदेश को, और आंध्र प्रदेश की राजधानी है अमरावती। अगला सवाल है कि भारत का कौन सा राज्य सौर ऊर्जा उत्पादन में अग्रणी है? ऑप्शन है गुजरात, राजस्थान, हरियाणा और उत्तर प्रदेश। एक संस्था है केंद्रीय नवीन और नवीनीकरण ऊर्जा मंत्रालय, इसने 4 जून 2015 को एक आंकड़ा जारी किया था और उस आंकड़े के अनुसार जो राजस्थान है ये देश का सबसे बड़ा सौर ऊर्जा उत्पादन करने वाला राज्य बन जाता है। इसके पहले गुजरात हुआ करता, तो सही आंसर होगा राजस्थान। दूसरे नंबर पर गुजरात है, पहले नंबर पर राजस्थान और दूसरे नंबर पर आता है गुजरात। अगला सवाल है कि निम्नलिखित में से कौन भारत के लेक डिस्ट्रिक्ट के रूप में जाना जाता है? लेक डिस्ट्रिक्ट के रूप में जाना जाता है। ऑप्शन है नैनीताल, शिमला, सिक्किम और मारेथन। इसका सही आंसर होगा नैनीताल। नैनीताल उत्तराखंड का एक जिला है जिसमें बहुत सारे लेक हैं, जिसकी वजह से इसको लेक डिस्ट्रिक्ट के तौर पर जाना जाता है। अगला सवाल है कि भारत में सबसे छोटा दिन कब होता है? ऑप्शन है 22 दिसंबर, 21 मार्च, 22 जून और 23 सितंबर। 21 से 23 दिसंबर को दक्षिणी अन्यांत के रूप में जाना जाता है और यह उत्तरी गोलार्ध में वर्ष का सबसे छोटा दिन हो जाता है, तो इसका सही आंसर होगा 22 दिसंबर। अगला सवाल है कि पूर्णतः कार्बनिक यानी कि ऑर्गेनिक बनने वाला प्रथम भारतीय राज्य कौन सा है? ऑप्शन है मेघालय, सिक्किम, मणिपुर और असम। लगभग 75,000 हेक्टेयर भूमि पर जैविक पद्धति को लागू करके सिक्किम दिसंबर 2015 में भारत का पहला पूर्णतः कार्बनिक अर्थात ऑर्गेनिक बनने वाला प्रथम भारतीय राज्य बनता है। इसका सही आंसर होगा सिक्किम। अगला है कौन सा शहर इलेक्ट्रॉनिक सिटी के नाम से जाना जाता है? ऑप्शन है गुरुग्राम, बेंगलुरु, जयपुर और सलेम। बेंगलुरु को सिलिकॉन वैली भी कहा जाता है और इसी को इलेक्ट्रॉनिक शहर भी कहा जाता है, इलेक्ट्रॉनिक सिटी भी कहा जाता है। सही आंसर होगा बेंगलुरु। अगला सवाल है कि रायपुर किस भारतीय राज्य की राजधानी है? ऑप्शन है झारखंड, गोवा, हिमाचल प्रदेश और छत्तीसगढ़। रायपुर, इसका सही आंसर होगा छत्तीसगढ़। छत्तीसगढ़ की जो स्थापना हुई है वो 1 नवंबर 2000 को हुई है। ये पहले मध्य प्रदेश का हिस्सा हुआ करता था। अगला सवाल है कि तवांग के पास भारत की भूमि विवाद निम्नलिखित में से किस देश के साथ है? ऑप्शन है पाकिस्तान, चीन, अफगानिस्तान और बांग्लादेश। ये पूर्वोत्तर भारत का मैप आप देख पा रहे होंगे। यहाँ पे पूर्वोत्तर भारत में अरुणाचल प्रदेश में इस स्थान पर स्थित है तवांग, यहाँ पर दर्शाया गया है, यहाँ पर स्थित है तवांग। तवांग बौद्ध धर्म के हिसाब से एक प्रमुख स्थान है और चीन एक बौद्धिस्ट या चीन के जो लोग हैं वो बौद्ध धर्म को मानने वाले लोग होते हैं। तवांग पर बहुत समय से चीन अपना अधिकार दिखाता है, तो इसका सही आंसर होगा चीन। अगला सवाल है कि निम्नलिखित में कौन सी पद्धति राजस्थान में इस्तेमाल की जाने वाली जल संचयन विधि नहीं है? ऑप्शन है जोहड़, खंडी, गुलियाकुल, टंका। जो राजस्थान में जल संचयन विधियां हैं उनमें से प्रमुखतः जो विधियां हैं उनमें कुंड या कुंडिया, कुइयाँ या बेरी, बोरियां या बेर, इसके अलावा झालर, नदियाँ, टोवा, टैंक, खंडी, इसके अलावा बावड़ी, बिरदा और जोहाद। ये सभी जो विधियां हैं ये राजस्थान की विधियां हैं। इसमें से गुल या कुल जो है ये पर्वतीय क्षेत्रों में जो जल संचयन की विधि होती है वो होती है, तो पर्वतीय क्षेत्रों मुख्यतः हिमाचल प्रदेश में गुल या कुल संचयन, तो ये राजस्थान का ना होकर के हिमाचल प्रदेश अर्थात पर्वतीय क्षेत्रों का है।
सही आंसर होगा गुलियाकुल। अगला सवाल है कि भारत और बांग्लादेश के बीच किस नदी को लेकर के विवाद है? ऑप्शन है तीस्ता, ब्रह्मपुत्र, गंगा और इनमें से कोई। इसका सही आंसर होगा तीस्ता। अगला सवाल है कि उत्तर पश्चिम में भारत किन दो देशों के साथ थल सीमा साझा करता है? ऑप्शन है पाकिस्तान अफगानिस्तान, चीन नेपाल, म्यांमार बांग्लादेश, श्रीलंका और मालदीव। इसमें जो उत्तर पश्चिम है, इसे ये ऊपर उत्तर होता है, ये पूर्व है, ये दक्षिण है और ये पश्चिम है। उत्तर पूर्व का तात्पर्य होगा ये दिशा, अर्थात भारत की जो ये सीमा है ये उत्तर पूर्व है, ये उत्तर पूर्वी सीमा है। और उत्तर पूर्व में पाकिस्तान जो है ये यहाँ पे ये ऐसे ये पाकिस्तान है और अफ़गानिस्तान की जो सीमा है वो इस तरीके से है। तो यहाँ पर है पाकिस्तान और यह है अफ़गानिस्तान। तो भारत के उत्तर पश्चिम में दो प्रमुख देश हैं, एक तो पाकिस्तान और एक है अफ़गानिस्तान। तो सही आंसर होगा पाकिस्तान अफ़गानिस्तान। अगला सवाल है कि निम्नलिखित में भारत का पहला ग्लोबल टेलीकॉम सिटी कौन सा है? ऑप्शन है हैदराबाद, नोएडा, कोलकाता और बेंगलुरु। इसका सही आंसर होगा बेंगलुरु। अगला सवाल, निम्नलिखित में से कौन सा एक भौगोलिक सूचक नहीं है? भौगोलिक सूचक एक बहुत महत्वपूर्ण सवाल है। भौगोलिक सूचक का तात्पर्य होता है कि यदि कोई स्थान पर कोई उत्पाद हो रहा है या वहाँ पर किसी चीज़ की पैदावार हो रही है और वो उसी के नाम से जाना जा रहा है, जैसे अलीगढ़ का ताला, तो ये एक भौगोलिक सूचक हो जाएगा। अर्थात वहाँ पर जो उत्पाद है वो उस स्थान के नाम से जाना जा रहा है। तो ऐसे किसी चीज़ को भौगोलिक सूचक कहा जाता है। ऑप्शन है कानिसावी, नागा मिर्च, मैसूर सिल्क और दार्जिलिंग बासमती। यहाँ पर एक थोड़ा सा मिसप्रिंट हुआ है, ये कानिसावी ना होकर के कानीशाल है, ये सही नाम होगा इसका कानीशाल, कानीसाल। कानीसाल कश्मीर में है, कानीसाल कश्मीर में है। नागा मिर्च नागालैंड, ये भी एक भौगोलिक सूचक है। मैसूर का सिल्क, ये भी भौगोलिक सूचक है। दार्जिलिंग बासमती, ये एक भौगोलिक सूचक नहीं है। इसका सही आंसर होगा दार्जिलिंग मुख्यतः चाय के लिए प्रसिद्ध है, दार्जिलिंग का चाय प्रमुखतः जाना जाता है, तो लेकिन बासमती वहाँ पर प्रमुख नहीं होता है, तो दार्जिलिंग इसका सही आंसर होगा। अगला सवाल है, सिक्किम को तिब्बत से जोड़ने वाले उस दर्रे का क्या नाम है जिसने 1962 में भारत पर चीनी आक्रमण के बाद बंद कर दिया गया था, लेकिन 2006 में उसे फिर खोल दिया गया क्योंकि दोनों देशों की सरकारों ने भूमि मार्गों के माध्यम से अपने व्यापार को बढ़ावा देने का निर्णय लिया था? ऑप्शन है इमिसला, पेंसिला, नानकला और नाथुला। इसका सही आंसर होगा नाथुला दर्रा। अगला सवाल है कि दिसंबर 2018 में हैवलॉक द्वीप का नाम बदलकर क्या रखा गया था? बहुत ही महत्वपूर्ण सवाल है, इसे आप बहुत ही ध्यानपूर्वक देखेंगे। ऑप्शन है शहीद द्वीप, स्वराज द्वीप, नेताजी सुभाष चंद्र बोस द्वीप और वीर सावरकर द्वीप। दिसंबर 2018 में पोर्ट ब्लेयर में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के द्वारा 3 द्वीपों का नाम बदल दिया गया था। दिसंबर 2018 में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के द्वारा नेताजी सुभाष चंद्र बोस के द्वारा तिरंगा फहराने के 75वें वर्षगांठ के अवसर पर अंडमान निकोबार के 3 द्वीपों का नाम बदल दिया गया था। उसमें सबसे पहला द्वीप था रास द्वीप। रास द्वीप का नाम बदल करके नेताजी सुभाष चंद्र बोस द्वीप कर दिया गया था। रास द्वीप का नाम नेताजी सुभाष चंद्र बोस द्वीप कर दिया गया था। एक नील द्वीप है, नील द्वीप का नाम बदल करके शहीद द्वीप कर दिया गया था। नील द्वीप का नाम शहीद द्वीप, और एक वहाँ पर प्रमुख द्वीप है हैवलॉक द्वीप, और हैवलॉक द्वीप का नाम जो है ये स्वराज द्वीप कर दिया गया था। तो क्वेश्चन के हिसाब से इसका सही आंसर होगा स्वराज द्वीप। 3 प्रमुख द्वीप यहाँ पर बदले गए थे, 3 प्रमुख द्वीपों के नाम यहाँ पर बदले गए थे। राज द्वीप जिसका नाम सुभाष चंद्र बोस द्वीप, नील द्वीप जिसका नाम शहीद द्वीप, और हैवलॉक द्वीप जिसका नाम स्वराज द्वीप किया गया था। इसे आप ठीक तरीके से जो भी मैंने बताया उसे आप नोट कर लीजिएगा। अगला है सोनाली बॉर्डर भारत तथा किस देश के बीच एक प्रसिद्ध ट्रांजिट पॉइंट है, यानी पारगम बिंदु है? इसका सही आंसर होगा, ऑप्शन दिए गए हैं म्यांमार, नेपाल, पाकिस्तान और भूटान। इसका सही आंसर होगा नेपाल। अगला सवाल है कि चीन के साथ सबसे लंबी सीमा निम्नलिखित में से किस राज्य के साथ लगती है? ऑप्शन है सिक्किम, अरुणाचल प्रदेश, हिमाचल प्रदेश और उत्तराखंड। में अरुणाचल प्रदेश के साथ चीन की सबसे लंबी सीमा लगती है। 1126
किलोमीटर की जो सीमा है ये सिर्फ अरुणाचल प्रदेश के साथ लगी हुई है चीन की। तो सही आंसर होगा अरुणाचल प्रदेश। अगला सवाल है, निम्नलिखित में से कौन सा राज्य नेपाल को भूटान से अलग करता है? ऑप्शन है बिहार, सिक्किम, उड़ीसा और असम। इसका सही आंसर होगा सिक्किम। अगला सवाल है कि राष्ट्रीय पोषण संस्थान कहाँ पर स्थित है? शिलांग, इंदौर, मुंबई, हैदराबाद। इसका सही आंसर होगा हैदराबाद। अगला सवाल है कि कौन सा पर्वत भारत के पूर्वी सीमा पर म्यांमार के साथ स्थित है? ऑप्शन है सतपुड़ा, विंध्य रेंज, काराकोरम रेंज और पूर्वांचल रेंज। इसका सही आंसर होगा पूर्वांचल रेंज। पूर्वांचल रेंज भारत का जो पूर्वी क्षेत्र है, अरुणाचल प्रदेश, नागालैंड, मणिपुर, मिजोरम, इससे जो म्यांमार की सीमा लगती है, तो इसमें हिमालय का जो दक्षिणी विस्तार है उसे पूर्वांचल रेंज कहा जाता है, जिसे हिमाचल प्रदेश में पटगोई कहा जाता है, जिसे नागालैंड में नागा पहाड़ी कहा जाता है, जिसे मणिपुर में लैमाटोल पहाड़ी कहा जाता है या मणिपुर पहाड़ी कहा जाता है, और मिजोरम में इसे मिजो पहाड़ी कहा जाता है। तो पूर्वांचल रेंज के अंतर्गत ये जो प्रमुख 4 पर्वतों के नाम बताए हैं वो इसके अंतर्गत आते हैं। तो इसका सही आंसर होगा पूर्वांचल रेंज। अगला सवाल है कि भारत और भूटान के बीच सीमा कितने भारतीय राज्यों से लगती है? ऑप्शन है 4, 3, 5, 2। इसका सही आंसर होगा 4। भारत और भूटान की जो सीमा है वो 699 किलोमीटर की लगी हुई है भारत और वो 4 प्रमुख जो कि असम, अरुणाचल प्रदेश, पश्चिम बंगाल और सिक्किम के साथ लगती है। सही आंसर होगा 4। अगला सवाल है कि श्रीलंका भारत के दक्षिण पूर्वी तट के पास पाक स्टेट, जैसे पाक जल संधि कहा जाता है, और रिक्त स्थान है की खाड़ी के दूसरी ओर स्थित है। ऑप्शन है कच्छ, मन्नार, खंबात और कैम्बे। इसका सही आंसर होगा मन्नार। मन्नार की खाड़ी में स्थित है पाक जल संधि, जो कि भारत को श्रीलंका से अलग करता है और हिंद महासागर को बंगाल की खाड़ी से जोड़ता है। सही आंसर होगा मन्नार। अगला सवाल है कि निम्नलिखित में से किस क्षेत्र ने अपने संतरों के उत्पादन के लिए भौगोलिक संकेतक प्राप्त किया है? भौगोलिक संकेतक अभी मैंने बताया था आपको कि ऐसा कोई उत्पाद जो किसी स्थान के नाम से जाना जाता है उसे भौगोलिक संकेतक कहा जाता है। तो संतरों के लिए भारत में प्रमुखता कुर्ग प्रसिद्ध है। संतरों के लिए कुर्ग जो है ये प्रसिद्ध है, कुर्ग के संतरे प्रमुख होते हैं, तो ये भौगोलिक संकेतक प्राप्त करता है। सही आंसर होगा कुर्ग। अगला सवाल है कि भारत व श्रीलंका के बीच एक रिक्त स्थान है, द्वीप है। भारत और श्रीलंका के ऑप्शन दिया गया है चोराओ, दीवार, याग्रांड और कच्चातीबू। भारत और श्रीलंका के बीच एक प्रमुख द्वीप है कच्चातीबू द्वीप। सही आंसर होगा कच्चातीबू। अगला सवाल है कि केंद्रीय आलू अनुसंधान कहाँ स्थित है? ऑप्शन है कोलकाता, नागपुर, हैदराबाद और शिमला। इसका सही आंसर होगा शिमला। शिमला हिमाचल प्रदेश की राजधानी है और यहीं पर स्थित है केंद्रीय आलू अनुसंधान केंद्र। अगला सवाल है कि कोलकाता किस प्रकार के बंदरगाह का उदाहरण है? ऑप्शन है प्राकृतिक, तेल, नौसैनिक और नदी यानी अंतरतम। अंतरतम बंदरगाह, अंतरतम बंदरगाह कहा जाता है कि यदि ऐसा कोई बंदरगाह जो नदी के माध्यम से अंदर तक जाया जाता हो, यानी स्थल खंड तक जाया जाता हो, ऐसे बंदरगाह को अंतरतम बंदरगाह कहा जाता है, जो तट पर ना होकर के आंतरिक भाग में होता है। तो कोलकाता जो है इसी तरह का अंतरतम बंदरगाह है, जो कि हुगली नदी के माध्यम से बंगाल की खाड़ी में हुगली नदी गिरती है, हुगली नदी के माध्यम से स्थल खंड के अंदर तक हम पहुंचते हैं और इस तरह से एक बंदरगाह बनता है जिसे हम कोलकाता बंदरगाह कहते हैं। तो ये नदी के माध्यम से बनने वाला जो बंदरगाह होता है उसे अंतरतम बंदरगाह कहा जाता है। सही आंसर होगा नदी। अगला सवाल है पोत निर्माण यार्ड मझगांव डाक कहाँ स्थित है? ऑप्शन है विशाखापत्तनम, कोची, कोलकाता और मुंबई। इसका सही आंसर होगा मुंबई। मझगांव बंदरगाह जो है महाराष्ट्र में स्थित है, मुंबई में। अगला सवाल है कि भारत का प्रथम हाइडल पावर प्रोजेक्ट कौन सा है? ऑप्शन है केरल स्थित पहली वेसल, ऑप्शन है केरल स्थित पहली वेसल, तमिलनाडु स्थित पैकेरा, कर्नाटक स्थित शिवसमुद्रम और आंध्र प्रदेश स्थित निजामनगर। इसका सही आंसर होगा कर्नाटक स्थित शिवसमुद्रम। इसकी स्थापना 1902 में की गई थी। 1902 में इसकी
स्थापना हुई थी। आप इसी तरीके से इसको लिख लीजिएगा। अगला है तलचर किसके लिए महत्वपूर्ण है? ऑप्शन है भारी जल संयंत्र, जल विद्युत उत्पादन, केबल उद्योग और एटॉमिक रिएक्टर। तलचर उड़ीसा का एक प्रमुख स्थान है। तलचर जो है उड़ीसा का एक प्रमुख स्थान है जो कि अंगुल जिले के अंतर्गत आता है और ये भारी जल संयंत्र के लिए प्रसिद्ध है। तो सही आंसर होगा भारी जल संयंत्र। अगला सवाल है कि निम्नलिखित में से किस राज्य को टैंक सिंचाई की परंपरागत क्षेत्र माना जाता है? ऑप्शन असम, गुजरात, तमिलनाडु और ओडिशा। इसका सही आंसर होगा तमिलनाडु। अगला सवाल है कुडनकुलम परियोजना किस राज्य में स्थित है? ऑप्शन है कर्नाटक, तमिलनाडु, तेलंगाना और केरल। इसका सही आंसर होगा तमिलनाडु। इसकी स्थापना 31 मार्च 2002 को किया गया था। 31 मार्च 2002 में इसकी स्थापना हुई थी। अगला सवाल है कि भारत की सबसे लंबी झील कौन सी है? भारत की सबसे लंबी झील, ऑप्शन है पेंगांग झील, पुलिकट झील, कोलेरू झील और बेम्बानट झील। इसमें लंबाई के आधार पर अगर देखा जाए तो सबसे लंबी झील है बेम्बानट झील, क्योंकि बेम्बानट झील की लंबाई 95.6 किलोमीटर 95.6 किलोमीटर ये लंबा है और लगभग 2033 किलोमीटर स्क्वायर में फैला हुआ है। इसका सही आंसर होगा बेम्बानट। अगला सवाल है कर्क रेखा निम्नलिखित में भारत के किस राज्य से होकर नहीं गुजरती है? कर्क ऑप्शन है गुजरात, राजस्थान, मध्य प्रदेश और बिहार। कर्क रेखा भारत के बीच में से होकर गुजरती है। यहाँ से ये कर्क रेखा है। कर्क रेखा अर्थात 23.5 डिग्री नॉर्थ, 23.5 डिग्री नॉर्थ ये कर्क रेखा होती है। ये भारत के बिल्कुल बीच में से होकर गुजरती है। इसमें सबसे पहले गुजरात, दूसरा राजस्थान, तीसरा मध्य प्रदेश, इसके अलावा छत्तीसगढ़, मध्य प्रदेश, चौथा छत्तीसगढ़ के अलावा झारखंड, पश्चिम बंगाल, त्रिपुरा और मिजोरम से होकर गुजरती है। तो ऑप्शन के हिसाब से बिहार से ये होकर नहीं गुजरती है। सही आंसर होगा बिहार। अगला सवाल है कि निम्नलिखित में से किस भारतीय राज्य की राजधानी कर्क रेखा पर स्थित है? ऑप्शन है गुजरात, राजस्थान, झारखंड और बिहार। इसका सही आंसर होगा झारखंड। झारखंड की राजधानी रांची कर्क रेखा पर स्थित है। यहाँ पर स्थित है, यहाँ पर है रांची, यहाँ पर स्थित है रांची। अगला सवाल है त्रिपुरा की राजधानी है। ऑप्शन है अगरतला, आइजॉल, इम्फाल और कोहिमा। ज़्यादातर जो राजधानियाँ आप लोगों की परीक्षाओं में पूछी जाती हैं वो 7 सिस्टर से पूछी जाती हैं। 7 सिस्टर अर्थात पूर्वोत्तर भारत के जो राज्य हैं वहाँ से पूछे जाते हैं, इसलिए ये सभी सवाल हमने यहाँ पर, इसीलिए पूर्वोत्तर भारत के जो कुछ महत्वपूर्ण राज्य हैं उनके राजधानियों के यहाँ पर लिया गया है, वहाँ से सवाल लिए गए हैं। तो अगला सवाल है त्रिपुरा की राजधानी। ऑप्शन है अगरतला, आइजॉल, इम्फाल और कोहिमा। इसका सही आंसर होगा अगरतला। त्रिपुरा की राजधानी है अगरतला। अगला है मिजोरम की राजधानी क्या है? ऑप्शन है अगरतला, आइजॉल, इम्फालम, कोहिमा। इसका सही आंसर होगा आइजॉल। इसका सही आंसर है आइजॉल। अगला है मणिपुर की राजधानी क्या है? मणिपुर की राजधानी इम्फाल है। अगला है नागालैंड की राजधानी। नागालैंड की राजधानी कोहिमा है। अरुणाचल प्रदेश की राजधानी, अरुणाचल प्रदेश की राजधानी है ईटानगर। ये कुछ प्रमुख राजधानियाँ हैं, आप इसको इसी तरीके से, वैसे तो भारत के जो सभी राज्य हैं सभी राज्यों की राजधानियाँ आपको कंठस्थ होनी चाहिए, याद होनी चाहिए। ये कुछ प्रमुख हैं जो परीक्षाओं में सबसे ज़्यादा पूछे जाते हैं, मैंने यहाँ पर उसे मेंशन कर लिया है। अगला सवाल है कि भारत की दूसरी सबसे लंबी तटरेखा किस राज्य की है? भारत की जो दूसरी सबसे लंबी तटरेखा है वो आंध्र प्रदेश की है। भारत की सबसे लंबी तटरेखा गुजरात की है और दूसरे नंबर पर आंध्र प्रदेश आता है। अगला सवाल है कि निम्नलिखित में से कौन सा भारतीय राज्य बांग्लादेश की सीमा से, अगला सवाल है कि निम्नलिखित में से कौन सा भारतीय राज्य बांग्लादेश की सीमा से 3 ओर से घिरा हुआ है? ऑप्शन मिजोरम, त्रिपुरा, मेघालय और पश्चिम बंगाल। इसका सही आंसर होगा त्रिपुरा। इसका नाम ही त्रिपुरा इसलिए है क्योंकि ये बांग्लादेश से 3 ओर से घिरा हुआ है। अगला सवाल है कि हाल ही में बनाया गया केंद्र शासित प्रदेश दादर नगर हवेली एवं दमन द्वीप की राजधानी क्या है? ऑप्शन है सिलवासा, दमन द्वीप और इनमें से कोई नहीं। दादर नगर हवेली पहले अलग केंद्र शासित प्रदेश हुआ करता था और दमन द्वीप एक अलग केंद्र शासित प्रदेश हुआ करता था। अभी हाल ही में इसे
एक कर दिया गया, अर्थात दादर नगर हवेली और दमन द्वीप को मिला करके एक ही केंद्र शासित प्रदेश बना दिया गया। जब दादर नगर हवेली अलग हुआ करता था तो इसकी राजधानी सिलवासा हुआ करती थी, और दमन और दीव जब अलग हुआ करता था तो इसकी राजधानी दमन हुआ करती थी। वर्तमान में दादर नगर हवेली और दमन द्वीप को मिला करके एक केंद्र शासित प्रदेश बनाया गया है और इसकी राजधानी दमन को बनाया गया है, जो कि खंबात की खाड़ी में स्थित है। ये 50 जो सवाल हमने कराए हैं, ये भारत के भूगोल में आपकी प्रत्येक प्रतियोगी परीक्षाओं में आने वाले और आए हुए सवाल हैं, और चूंकि ये आए हुए हैं इसलिए आगे की प्रतियोगी परीक्षाओं में इन सवालों के आने की संभावना बहुत ज़्यादा है। और इसके साथ में जो मैंने अतिरिक्त चीज़ें बताई हैं, मुझे उम्मीद है आप लोगों ने उसे उसी तरीके से नोट कर लिया होगा। मिलते हैं अगली क्लास में, तब तक के लिए नमस्कार, धन्यवाद, जय हिंद।